देखिए, अब तक की क्लासों में हम लोगों ने पिछली क्लास में हमने क्या किया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहाँ कहाँ पे किन रिएक्शन को जर्नल बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इन चीज़ों पे हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ ग्राफ। तो देखिए, पहला ग्राफ हमको बनाना है एटी वर्सेस टाइम का। किसका बनाना भैया? एटी वर्सेस टाइम। जो कि एटी क्या है? एटी का मतलब होता है फाइनल कंसंट्रेशन। एटी का मतलब होता है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और टी जो आपका है उसका मतलब है आपका यहाँ पे टाइम। क्या मतलब भैया? टाइम। ठीक है, एटी का मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टी का मतलब है टाइम। तो देखिए, एक फार्मूला जो आपके फर्स्ट ऑर्डर में आया होगा, अगर याद हो तो आपने फार्मूला निकाला था एटी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस का के टी। क्या फार्मूला लिखाया था? ये आपके फर्स्ट ऑर्डर का एक फार्मूला था। इस फार्मूले को आपने निकाला था एटी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। अगर ये फार्मूला नहीं याद आ रहा है कहाँ से निकाल सकते, देखो मैं किनारे में निकाल के आपको दिखा देता हूँ दोबारा इस फार्मूले को। आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जब बात की होगी तो वहाँ पे फाइनली आंसर लिखा होगा के टी इक्वल टू 2.303 लॉग 10 बेस ए नॉट बाई ए टी। ये आपने फार्मूला निकाला होगा। ठीक है, इसके बाद एक हमको पता है रिलेशन की, जो 2.303 लॉग 10 बेस होता है, इसको हम लोग एल एन ले सकते हैं, ये लॉग एल एन बेस ई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया? एल एन बेस ई लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग लिख देंगे के टू इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए टी। क्या लिख देंगे भैया? ए नॉट बाई ए टी लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहां से लिख देंगे एल एन इक्वल टू एल एन ए नॉट टी। अब जो ये ए है इसकी जो पावर है ई, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ई की पावर के टी। जो यहाँ पे एल एन का मतलब है बेस ई, तो बेस जो होता है जब इसको इस साइड लाएंगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये जो यहाँ पे कोफिशिएंट होते हैं पावर में चला जाता है। तो ई की पावर के टी लिखा जाएगा इक्वल टू आपका लिख दिया जाएगा ए नॉट डिवाइड बाई ए टी। कल के दिन ए टी को इधर लाओगे तो ए टी ई की पावर के टी इक्वल टू ए नॉट आप लिखेंगे, ऐसा भी लिखेंगे। अब ए टी को यहीं पे रखिए, ए टी को यहाँ पे रखिए और इसको उधर भेज दीजिए, क्या ए नॉट डिवाइड बाई के टी बन जाएगा। कल के दिन जब आप के टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या ए टी इक्वल टू आप लोग रख देंगे ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ऐसा रख देंगे। ठीक है, ये आपका e की पावर माइनस के टी है। e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और जिसका ग्राफ आपका इस तरह से डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो at का जो भी ग्राफ होगा, यहाँ पे देखिए हमको पता है at इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी है। तो मान लेते हैं ये आपका पॉइंट ए नॉट है। कौन सा पॉइंट है भैया? यहाँ ए नॉट है। तो यहाँ से जो कंसंट्रेशन होगी वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती हुई जो कर्व बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ई की पावर, जब भी ई की पावर होती है तो कर्व या तो इस तरह से बनेगा या फिर इस तरह बनेगा। ठीक, ये हो गया। अब अगले की तरफ चलते हैं। अगला हमको जो कर्व बनाना है, जो ग्राफ बनाना है, वो बनाना है एल एन ए टी वर्सेस टाइम। किसके किसके बीच में बनाना है? एल एन ए टी वर्सेस टाइम के बीच में हमको ग्राफ बनाना है। एल एन ए टी वर्सेस टाइम के बीच में हमको ग्राफ बनाना है। देखिए, अब इसकी भी मैं प्रूविंग थोड़ा कर देता हूँ। इस इक्वेशन को आप यहां से देखिए, हमको ये पता है कि के टी इक्वल टू हम लोग एल एन ए नॉट डिवाइड बाई ए टी लिख सकते हैं। इस बात को आप लोग लिख सकते हैं। तो क्या आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद है? लॉग ए बाई बी लिखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के टी इक्वल टू एल एन ए नॉट, नीचे वाला माइनस के साथ खुलता है एल एन ए टी। क्या इसको ये लिखा जा सकता है? अगर मैं एल एन ए टी को इधर ले आऊं तो इसका साइन तो प्लस हो जाएगा, तो इसको आप लोग लिख देंगे एल एन ए टी। क्या लिख देंगे भैया? एल एन ए टी इक्वल टू, इधर क्या बचेगा? एल एन ए नॉट तो पहले से ही है और माइनस का के टी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कुछ इस तरह से लिख लीजिए, एल एन ए टी इक्वल टू माइनस का के टी प्लस का एल एन ए नॉट। क्या इस चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है? अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो ध्यान दें, ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन है। y एक्सेस पे, जहां पे हम y और x का जब ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप में, तो y की जगह क्या है? एल एन ए टी है, बिल्कुल सही है। c की जगह एक कांस्टेंट है, जो c की जगह कांस्टेंट होता है क्या वहीं से ग्राफ चालू होता है। तो यहाँ c की जगह ये हो गया, ये कौन सा पॉइंट है? ये है आपके पास एल एन ए नॉट। कौन सा पॉइंट है भैया? ये जो पॉइंट है वो एल एन ए नॉट है।
ln a नॉट है। इसके बाद क्या दिया है, जो स्लोप निगेटिव है मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा और स्लोप कितना है माइनस के टी है। तो यहाँ से ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा और इसका जो स्लोप होगा क्या होगा भैया, स्लोप वो कितना हो जाएगा माइनस का के हो जाएगा। स्लोप कितना हो जाएगा माइनस का के। ये ग्राफ हो गया आपका सेकंड। ठीक, चलते हैं अगली ग्राफ की तरफ। अब देखिए, अब हमको जो ग्राफ बनाना है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और रेट के बीच में बनाना है। किसके बीच में बनाना है, रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच में बनाना है। ठीक है, एटी का मतलब है कंसंट्रेशन, रेट और एटी के बीच में हमको बनाना है। समय के साथ देखिए इनिशियली जो रेट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जब रिएक्शन मान लेते हैं ए से प्रोडक्ट बना रहा है, शुरू में तो ये आपका ए नॉट रहा होगा और ये कितना रहा होगा, जीरो, और ये यहाँ पे रहा होगा जीरो का मतलब रेट जीरो। और समय के साथ प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रेट कुछ इस तरह से आपका इंक्रीजिंग ग्राफ आ जाएगा, रेट वर्सेस एटी। ठीक है, अगला ग्राफ आपको बनाना है किसके बीच में भैया, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट के बीच में वर्सेस टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम के बीच में बनाना है। मतलब यही है, हमको पता है रेट क्या होता है, ए इक्वल टू आर को हम रेट बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं, रेट, जो कि किसके बराबर होता है भैया, आर जो बराबर होता है वो होता है के ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, के ए के बराबर होता है। और ए जो होता है एटी होता है, क्या होता है, एटी। तो जिस दिन आप एटी की वैल्यू रखेंगे तो एटी इक्वल टू कितना रख देंगे आप लोग, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी रखेंगे। ए की जगह कितना रख देंगे, एटी की जगह रख देंगे ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। जब ये रखेंगे तो जब यहाँ देखेंगे तो जो टेम्परेचर है, टाइम है, जो टाइम है वो कैसा है, ई की पावर में है। तो जो रेट होगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आता है। टाइम के साथ जो रेट होता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। और जो यहाँ पे जहाँ से ये ग्राफ चालू होता है ये पॉइंट होता है के ए नॉट। कितना होता है भैया, के ए नॉट। इस पॉइंट का नाम होता है के ए नॉट। ठीक है, इस ग्राफ को भी आपको देख लेना है। अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए इसको, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। देखिए ये ए से बी जाके कोई मान लेते प्रोडक्ट बन रहा है। शुरू में ये ए नॉट रहा, ये जीरो रहा, फिर ये ए नॉट माइनस एक्स हुआ तो ये भी एक्स बन गया। लेकिन जो यहां से घटेगा क्या, उसी रेशियो में बनेगा। मतलब यहां से हम अगर एटी लिखें, एटी क्या होता है, बची हुई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बची हुई कंसंट्रेशन एट टाइम टी, टी पे जो बचा हुआ है, इक्वल टू ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ई की पावर माइनस के टी होता है। तो ये जितना यहां से जो भी ये घटा, जितना ये यहां से बचा होगा, जितना यहां से ये बचा होगा उसी को इससे घटा दें तो क्या वहां पे इतना ही प्रोडक्ट बना होगा। जो बचा हुआ है प्लस इनिशियल से बचे हुए घटा दें तो जितना यहां से खत्म हुआ वो चीज आ जाएगी। जो खत्म हुआ होगा वो क्या प्रोडक्ट में ही गया होगा। जो खत्म हुआ होगा वो हमारा किस में गया होगा भैया, प्रोडक्ट में गया। तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली तो इंक्रीज भी तो एक्सपोनेंशियली ही होगा। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, क्योंकि प्रोडक्ट इनिशियली जीरो था तो इसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ा और इस तरह से हो गया। आगे चलते हैं, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसेंट्रेशन। किसमें भैया बनाना है, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसेंट्रेशन में अब आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ किसमें बनाना है, टी हाफ वर्सेस इनिशियल। देखिए हमको ये पता है कि जो पहले इक्वेशन आई मैं उसमें चलता हूं तो आप देखेंगे हमने जो इक्वेशन निकाली थी वो निकाली थी के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए टी, ये निकाला था। टी हाफ, टी हाफ का मतलब होता है कि जो इनिशियली कंसंट्रेशन थी वो हाफ हो जाए। कितनी हो जाए भैया, एटी जो है वो किसके बराबर हो जाए, इनिशियल का आधा हो जाए, आधी बचे आधी खत्म हो जाए। तो अब यहाँ पे के की जगह हमने टी की जगह 1/2 रख दिया, 2.303 रख दिया, लॉग रख दिया, ए नॉट रख दिया और ए टी की जगह रख दिया ए नॉट बाई टू। क्या ये 2 ऊपर जाएगा तो ये कल के दिन बन जाएगा के टी 1/2 इक्वल टू 2.303 लॉग, ये ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा और अंदर हो जाएगा 2, ऐसा बनेगा। जब इसको ध्यान से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा के टी हाफ इक्वल टू 2.30 और लॉग 10/2 की वैल्यू होती है 0.3010। कितना होता है भैया, 0.3010। जब आप इसको सॉल्व करेंगे वो वैल्यू आती है 0.693। कितनी वैल्यू आती है, 693। तो अब देखिए टी हाफ को इधर रखता हूं,
टी हाफ को इधर रखा, 0.693 रख दिया और के को उधर भेज दिया। ये आपके फर्स्ट ऑर्डर के टी हाफ का फार्मूला। क्या इसमें किसी भी तरह से टी हाफ के फार्मूले में कंसंट्रेशन आई है, ए टी या ए नॉट कुछ आया? नहीं आया। मतलब टी हाफ के फार्मूले में ए नॉट कितना है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो टी हाफ होगा, अगर ए टी के वर्सेस बनाने तो कोई तो रिलेशन दे नहीं रहा, तो वो क्या एक स्टेट या कांस्टेंट लाइन दे देगा। ये हो गया आपके टी हाफ वर्सेस ए टी के बीच का ग्राफ, टी हाफ वर्सेस ए टी के बीच का ग्राफ हो गया ये। ठीक, अब देखिए कुछ सवालों की तरफ चलते हैं। ठीक, इतने ही आपको ग्राफ पढ़ने हैं जितने मैंने करवाए हैं, 6 के 6। ये ग्राफ ही आपके पूछे जाते हैं बार बार, इनको देखिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए एक सवाल दिया गया है, लॉग 80, किसमें भैया? लॉग 80 वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बना के दिया। किसके बीच में बनाया भैया? लॉग 80 वर्सेस टाइम के बीच में हमको ग्राफ बनाया, स्लोप दिया है कुछ ऐसा। तो हमसे पूछा के की वैल्यू क्या होगी। किसकी वैल्यू पूछा भैया? के की। ठीक है, हमको ये पता है कि ये पहली बात तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में अगर लीनियरली डिक्रीज ग्राफ आ रहा है तो इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इतना पता है कि के टी इक्वल टू होता है 2.303 लॉग ए नॉट डिवाइड बाई 80। ये चीज हमको पता है, केवल इतनी चीज पता है। अब देखिए उसने कहा है लॉग 80, तो क्या मैं इसको लिख दूं के टी इक्वल टू 2.303 ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं लॉग ए नॉट माइनस का लॉग 80। क्या ये लिखा जाएगा? अगर ऐसा लिखा जाएगा तो कल के दिन जब आप देखेंगे इसको तो क्या ध्यान से देखें, मुझको 80 चाहिए। क्या चाहिए? 80। तो मैं 2.303 को इधर ले आता हूं, के टी को डिवाइड कर देता हूं इस चीज से, 2.303 से डिवाइड कर देता हूं, तो इधर क्या आपके पास केवल बचेगा लॉग ए नॉट माइनस का लॉग 80 बचेगा। देख लें आराम से, क्या ये बचेगा? कल के दिन में लॉग 80 को इधर ले आता हूं, लॉग 80 को इधर ले आता हूं, बाकी चीजों को उधर भेज देता हूं, लॉग ए नॉट माइनस का के टी डिवाइड बाई 2.303, ऐसा भी लिख लेंगे। अगर ऐसा आप लिखेंगे तो क्या कल के दिन इसी चीज को आप ये भी लिख सकते हैं कि लॉग ए टी जो है वो लिखा है माइनस का के टी 2.303 प्लस का लॉग ए नॉट। क्या आप इस बात से भी एग्री करते हैं कि यही चीज लिखी है? अगर आप इस बात से भी एग्री करते हैं तो यार ये लिखा y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन लिखी है, जहां x की जगह मेरा टाइम है, मतलब x t के बराबर हो गया, तो m के बराबर क्या हो गया? माइनस m के बराबर हो गया माइनस के 2.303, और m ही क्या होता है? आपका स्लोप होता है। तो क्या उसने m की वैल्यू दी है माइनस स्लोप दिया है ना, तो क्या स्लोप इक्वल टू आपको यहां से पता चल गया कि जो स्लोप है वो किसके बराबर? माइनस के 2.303 के बराबर है। और स्लोप दिया कितना है? दिया है माइनस 0.3010। क्या इस माइनस से इस माइनस काट देंगे तो के इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 303 इंटू 0.3010। तो के की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0.693। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? सेकेंड इनवर्स। देख लें आप इस सवाल को, इसका आंसर आ गया होगा। अगर आपको आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर मैं कुछ और देखता हूं। ये आपका पहला सवाल है, इसको ध्यान से देख लें ऊपर से किस तरह से मैंने स्टार्टिंग की, कहां से क्या किया गया है इस सवाल में। आप लोग देख लें, समझ लें, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आप लोग यहां तक एग्री करें तो कोई बड़ी चीज नहीं कि मैंने देखा कि लॉग 80 वर्सेस टी का ग्राफ दिया है जो कि लीनियरली डिक्रीज है, तो ये ग्राफ होता है किसका? फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला खोला सिंपल सा मैंने, फिर मैंने log a बाई बी का फार्मूला खोल दिया कि log a माइनस log b होता है। फिर इस टर्म को इसके डिवाइड में ले आया, डिवाइड में लाने के बाद इधर ये बचा, log at को इधर लाया, बाकी चीजें इधर ले गया, और फिर मैंने कंपेरिजन कर दिया y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी से। तो पता चल गया कि यहाँ पे जो माइनस एम है वही स्लोप है, और वो कितना? माइनस के डिवाइड बाई 2.303 के है, और स्लोप मुझको दिया था ग्राफ में कि इतना है, तो मैंने इसकी के की एम की जगह वैल्यू रख दिया और सॉल्व कर दिया, और ये आंसर आ गया फाइनली आपका, ये आंसर होगा। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये फर्स्ट ऑर्डर के सवाल हैं जो आपके आते हैं, वही मैं करा रहा हूं। अब देखिए अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, इसको पढ़िए ध्यान से। कह रहा है द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की बात की है उसने। किसकी बात की है भैया? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की बात की है। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या के होता है?
ये आपको पता है कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के होता है। अब बताइए के को मैंने किस पे बताया है कि किस पे डिपेंड करता है? क्या वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं डिपेंड करता। क्या वो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं डिपेंड करता। क्या टाइम पे डिपेंड करता है? नहीं। जो आपका रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है, वो केवल और केवल टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है टेम्परेचर? देखिए डी ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलिए, क्या कह रहा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ टी हॉफ इज यूजफुल फॉर द रिएक्शन ऑफ। कहा है जो कॉन्सेप्ट है टी हाफ का वो किस रिएक्शन के लिए यूजफुल होता है? जीरो ऑर्डर के लिए होता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है कि सेकंड ऑर्डर के लिए होता है या सभी रिएक्शनों के लिए होता है? तो आपको याद रखना है कि जो हमारे पास टी हाफ का कॉन्सेप्ट है वो किसी भी रिएक्शन में लगाइए, सब रिएक्शनों के लिए, हर ऑर्डर की रिएक्शन के लिए वो यूजफुल होता है। तो इसका आंसर ऑल वाला हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका कौन सा सही हो जाएगा भैया? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला पढ़िए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ ट्रू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब इनमें से जो लिखे हैं स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कंपेरिजन में? देखिए, एल्कालीन हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट। कहा है जब हम लोग एल्कालीन हाइड्रोलिसिस कराते हैं एथिल एसीटेट का, क्या वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है? उन्होंने ये पूछा है। फिर उन्होंने अगले सवाल पे पूछा है एसिडिक कैटालिस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट। क्या एसिडिक कैटालाइस्टिक जो हाइड्रोलिसिस होता है एथिल एसीटेट का, क्या वो रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है? अगले में पूछा है क्या डीकम्पोजिशन ऑफ N2O फर्स्ट ऑर्डर होता है या डीकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन द हॉट प्लेटिनम सरफेस। पूछा ये जो चारों रिएक्शन लिखी हैं इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी? कुल ये है सवाल में जो पूछा है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। देखिए, एल्कालीन हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट। जब भी मैं किसी भी एथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, एल्काली कराऊं या एसिडिक कराऊं, वो हमेशा पेसिडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देता है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा भी हाइड्रोलिसिस है, इसका मतलब ये पेसिडो फर्स्ट ऑर्डर होगी, फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगी। तीसरा है डीकम्पोजिशन ऑफ N2O। तो डीकम्पोजिशन ऑफ N2O आपका जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ठीक है, जबकि किसी भी मेटल के सरफेस में अगर आप लोग डीकम्पोजिशन करा रहे हैं तो वो कौन सा होता है? वो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो डी ऑप्शन में क्या है? मेटल की सरफेस पे डीकम्पोजिशन करा रहा है, ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा भैया? सी ऑप्शन सही होगा। ए बी जो है वो आपके पेसिडो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़िए आप क्या दिया है। आ रिएक्शन ए टू बी, एक रिएक्शन है जो ए से क्या बना रहा है? बी बना रहा है। फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जो कि आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे ए से बी एक रिएक्शन है जो कि किसको फॉलो कर रहा है भैया? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। बोला है द टाइम टेकन फॉर द 0.8 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.6 मोल ऑफ बी इज 1 आवर्स। पूछा है, कहा है उसने कि जब हमारा टाइम होता है T=0 पे हमारे पास जो A होता है वो 0.8 होता है। कितना होता है भैया? 0.8 होता है। कुछ समय बाद, 1 घंटे बाद, 1 आवर्स लिखा है ना, 1 आवर्स के बाद जो आपका B है वो बन जाता है कितना भैया? 0.6 बनता है। उन्होंने कहा है 0.6 बनता है। तो अगर ये 0.8 तक, ये शुरू में 0 रहा होगा, ये रहा होगा A0 माइनस एक्स 1 आवर्स के बाद, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आपने लिख दी? 0.6। तो क्या यहाँ पे जो बचा होगा ए वो 0.2 बचा होगा। ठीक, फिर उन्होंने कहा है व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द कन्वर्जन ऑफ 0.9 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस इतने मोल ऑफ बी। अगर मैं इसी रिएक्शन में ए से बी वाली रिएक्शन में इनिशियली मोल ले लेता हूं ए के 0.9 और T=1 कितने टाइम पे जो बी के मोल है वो हमारे पास हो जाएंगे 0.675। पूछा, ये पूछा तो हमें पता है टी पे कितने मोल ए बचेगा? a माइनस एक्स बचेगा और b कितना बनेगा? x बनेगा। तो x की जगह आपका कितना आ गया? x की जगह हमारे पास आ गया 0.675। तो यहाँ पे मैं लिख दूं a की जगह हमारे पास 0.9 है, x की जगह 0.675 है। तो ये बचा कितना? a, ये होगा। अब देखिए ध्यान से, 2 रिएक्शन आपको दी गई हैं। एक रिएक्शन है a से b जा रहा है, उसमें जो है इनिशियली a की मात्रा उन्होंने बोला 0.8 है, 0.8 है।
1 आवर्स के बाद जो आपका बी बनता है वो बनता है 0.6। तो मुझे पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो शुरू में ये जीरो रहा होगा, ये इतना, और टी समय बाद ये ए नॉट माइनस एक्स हो जाता है, और जितना यहाँ से घटेगा उतना यहाँ बनेगा। तो एक्स की जगह मैंने 0.6 रख दिया। तो ये केस हो गया किसका, हमारा पहली रिएक्शन। दूसरी कंडीशन में बोला है कि अगर मैं इनिशियली ए को 0.9 मोल ले लूँ, इनिशियली अगर मैं ए को 0.9 मोल ले लूँ तो बी तो जीरो रहेगा, पहले तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। समय के साथ आप थोड़ी देर बाद समय हो जाता है टी इक्वल टू टी, तो टी इक्वल टू टी पे समय पे हमारा कितना बचता है, ए नॉट माइनस एक्स, और एक्स बचता है, बी कितना बनता है एक्स। उन्होंने कहा अगर एक्स की जगह मैं रख दूँ 0.75, तो बताइए इस इतनी का बी को बनने में कितना टाइम लगे। मान लेते हैं वो टाइम टी लगा, तो ऐसा होगा। देखिए पहली रिएक्शन के लिए जब मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फार्मूले लगाऊं तो मुझे एक ही फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर का पता है, वो होता है के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट माइनस ए टी, ये फार्मूला होता है। जब आप इसमें रखेंगे तो के की वैल्यू तो अभी दी नहीं, तो के को के मान लिया, टी को इधर ले जाता हूँ, इसको 3.03/2 लिख देंगे लॉग। पहली वाली में देखिए इनिशियली कंसंट्रेशन 0.8 था, लिख दिया। एटी बचा कितना, एटी का मतलब होता है एट टाइम टी पे कितना बचा भैया 0.2 बचा, ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी भैया आपकी, सॉल्व करने के बाद यहाँ ऊपर गिर जाएगा 1:151 से डिवाइड करने में, लॉग इसको करोगे सॉल्व तो ये हो जाएगा log 4, और log 4 की वैल्यू आपकी होती है 0.6। कितनी होती है भैया 0.6। अब जब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो के की वैल्यू आपके यहां से आ जाएगी 0.6906 सेकेंड इनवर्स। मिनट दिया है नहीं, हावर्स दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा हावर्स इनवर्स। ठीक है, हावर्स इनवर्स हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, हावर्स इनवर्स। तो यहां से हमको के की वैल्यू पता चल गई कि इस रिएक्शन के लिए के की वैल्यू होगी इतने हावर्स इनवर्स। आपको मैंने ये भी बताया था कि एक ही रिएक्शन के लिए के की जो आपकी वैल्यू होगी वो हमेशा सेम होगी। क्या ये यहाँ पे रिएक्शन ए टू बी है, अगली भी रिएक्शन ए से बी है, क्या ये जो के है यही वैल्यू इस रिएक्शन के लिए भी रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए के की वैल्यू हमें पता चल गया कितना रखना पड़ेगा, 0.6906 हावर्स इनवर्स। फिर से मैंने यहाँ पे दोबारा फार्मूला लगा दिया किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, क्योंकि दोनों फर्स्ट ऑर्डर बोला है। तो फार्मूला जब लगाएंगे तो के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए टी, यही फार्मूला लगेगा। अब की बात टाइम नहीं पता तो मैं टाइम को उधर रखता हूँ, के को उधर भेज देता हूँ, तो के को इधर भेज। अब जब के को आप उधर भेज देंगे तो यहाँ पे लॉग ए नॉट हो जाएगा। ए नॉट की जगह इस वाली को लिखेंगे इनिशियल, तो वो लिखेंगे हम लोग 0.9। एटी की जगह जो बचा हुआ है, एटी कितना बचा है 0.9 में से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आप देखिए कितना बचेगा 257 में से आप जाएंगे तो ये बचेगा 0.225। आप इसमें से 0.9 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना 0.675, तो आपको बचेगा 0.225। अब देखिए t इक्वल टू, हमें टाइम ही चाहिए तो मैंने t इक्वल टू लग दिया 2.303। के की वैल्यू आपने ये निकाल के रखी हुई, इसको यहाँ रख देंगे 0.6906 लॉग। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका जाएगा 4 टाइम्स, कितने जाएंगे 225, 4 टाइम्स जाता है 900, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। सॉल्व करके देखना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू आपका, इसको आप देख लेना, सॉल्व करना पड़ेगा 0.3 को, इसको ऐसा ही रख लीजिए 0.6906 लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6। कितनी होती है भैया 0.6। जब इसकी इसमें कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक, जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको अंत में आंसर मिल जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करना तो 1 हावर्स आपको आंसर मिलेगा। कितना आंसर मिलेगा भैया 1 हावर्स आपको आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक। तो इसका आंसर कितना आएगा 1 हावर्स आएगा। अब देखिए एक बार इस सवाल को पूरा फिर से समझा देता हूं। आपको एक रिएक्शन दी गई थी ए से बी, जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही थी। उसकी 2 बार रिएक्शन कराई, पहले ए को बी प्रोडक्ट बनाया तो पहले इनिशियल कंसंट्रेशन ली एक बीकर में 0.8, फाइनल प्रोडक्ट तो पहले 0 होता है, टी इक्वल टू 0। थोड़ी देर बाद रिएक्शन चली, उसने बताया रिएक्शन 1 घंटे चली। जब 1 हावर्स रिएक्शन चली तो बी हमारा बन गया 0.6। हमको पता है कि टी इक्वल टू टी पे जब होता है वो एक्स बनता है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 0.6। अगर ये बी 0.6 बना तो ए से ही कम हुआ होगा, तो ए नॉट माइनस एक्स देखा मैंने, तो 1 घंटे बाद ए हमारे पास बचा 0.2। फिर मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला लगा के सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल ली। इस के की वैल्यू को यूज किया इसी इक्वेशन के दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन में इनिशियली मोल लिया था 0.9, मैंने मान लिया। फिर कहा आप वो टाइम बता दिए कि जब बी हमारा 0.675
बन जाए। तो हमने मान लिया कि वो x है जो बना है, तो ये फिर a नॉट माइनस एक्स का फार्मूला लगा दिया, तो यहाँ से फिर मुझे at मिल गया। अब फिर से मैंने दोबारा जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला लगाया और सॉल्व किया और t निकल आया। ठीक, इस सवाल में वैसे कोई दिक्कत, अच्छा सवाल है। ठीक, इसको देख लेना, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर बताना। ठीक, अगले सवाल की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। ये आज के लास्ट सवाल है, इसको देखते हैं बस। आ रिएक्शन विच इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट, देखिए क्या दिया है, रेट कांस्टेंट का मतलब के की वैल्यू उन्होंने दे दिया 6 मिनट इनवर्स। कितना दे दिया भैया, 6 मिनट इनवर्स के की वैल्यू दे दी। रिएक्शन बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। स्टार्टिंग मतलब जो ए नॉट है, स्टार्टिंग का मतलब होता है जीरो पे कंसेंट्रेशन है, ए नॉट जिसको पढ़ते हैं वो 0.5 मोल पर लीटर है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि व्हेन विल रीचेस द वैल्यू, जो ए की वैल्यू है वो 80 टाइम में, मतलब कुछ समय बाद वो आपकी हो जाती है 0.05 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो आपसे कहा है आप वो टाइम बता दीजिए जितनी देर में जो ए है 0.5 से घट करके वो 0.05 के बीच में आ जाएगा। 0.5 से घट करके वो कितना बचेगा, 0.05 बचेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो मुझको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक ही फार्मूला याद है, क्या याद है भैया, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाई 80 याद है। सारी वैल्यू आपको पता है, के कितना दिया, 6 रख दिया, टी हमसे पूछा है तो टी को टी रख दिया, 2.303 को इतना ही रहने दिया, लॉग लगा दिया। अब ए नॉट की जगह मैंने रख दिया 0.5 और 80 की जगह लिखिए 0.05। जिस दिन आप सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल टू ये हो जाएगा 2.3036 को मैं इधर भेज दिया, ये लॉग। अब देखिए जब आप 0.5 को 0.05 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर बच जाएगा 10। कितना बच जाएगा भैया, 10। और आपको पता हो कि log 10 की वैल्यू होती है 1। कितनी वैल्यू होती है भैया, 1। 0.3 इंटू 6 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 0.384 मिनट। ठीक है, इतना टाइम लगेगा इस रिएक्शन को कंप्लीट हो। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा भैया, ए ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए इस सवाल को, समझ लीजिए। उसने कुछ नहीं, एक रिएक्शन दी है जिसमें के की वैल्यू आपको दे रखी है, इनिशियल कंसेंट्रेशन बता रखी है, फाइनल बता दिया कितने पहुंचेगा, तो उतनी कितना टाइम लगेगा जी वो इनिशियल 0.5 से फाइनली 0.05 पर पहुंच जाए। तो मैंने सीधे सारी वैल्यू रख दी जो दिया था। फर्स्ट ऑर्डर बोला तो फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला लगा दिया, फार्मूला लगाया, सारी वैल्यू की और सॉल्व कर दिया। ओनली इतना काम किया गया। आप देख लें इसको, इस तरह के काफ़ी सवाल आपके बोर्ड में, एंट्रेंस में हर जगह पूछे जाते हैं। ये जितने भी मैं सवाल करा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। ठीक, अगर ठीक है, अब आगे के जो भी सवाल हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप बता सकते हैं।